बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है, प्रोपेगेंडा के लिए इसको कामयाब बनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर प्रोपेगेंडा से किस तरह से बचा जा सकता है, ये आज का हमारा मौजूद बहस है। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाजरीन, आज के मौजूदा दौर में एक मुल्क जो दूसरे मुल्कों के खिलाफ सबसे मौसर और मुहलक हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा के जरिए ही दूसरे मुल्क की दुश्मन मुल्क की आवाम के अंदर लाकानूनियत और उसको गुमराह करना और इसी तरह इज़्तिराबी कैफियत को पैदा किया जाता है और ये सदियों से तरीका चलता आ रहा है। पहले ज़मानों में ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक महदूद था, लेकिन अब मौजूदा दौर के अंदर इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों लोग मुतासर हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा के लिए अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र जो कोतलिया चाणक्य ने लिखी, जिसमें हिंदू सियासियात की बुनियादी पत्थर ही उसने प्रोपेगेंडा को करार दिया है और प्रोपेगेंडा को माजी के अंदर जंग अजीम दोम में नाजिस्ट और फाशिस्ट ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। बरतानिया के शानदार इनकलाब, 1688, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमरीकी ऐलान आज़ादी, इन सब में प्रोपेगेंडा का बड़ा मौसर इस्तेमाल किया गया था। मजूर शख्स को एक व्हील चेयर पर बिठा के लाखों के मजमे से खिताब किया जाता और फिर इसी तरह दुश्मन मुल्क के जुल्म सितम को तस्वीरी शक्ल देकर लोगों को दिखाया जाता और बताया जाता कि वो किस तरह से हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा है जिसको मुल्क दूसरे मुल्कों के खिलाफ एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर हम देखें तो प्रोपेगेंडा का बेहतरीन जो सोर्स है, जो जरिया है, जो जराए हैं, वो अखबारात हैं, रेडियो है, टेलीविजन हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से झूठी या सच्ची खबरें फैलाकर और छोटी सी खबर को बहुत बड़ा बनाकर अवाम के दरमियान वो लेकर आते हैं और उसको पेश करते हैं और इस तरह से पेश करते हैं कि अवाम उनको सच समझने लगते हैं। जिस तरह गोइबल्स ने कहा था, जो कि हिटलर का वजीर इत्तलाआत था, कि इतना ज्यादा झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। तो आज हमारा मौजूद बहस ही ये है। अब हम ये देखते हैं कि मुल्क जब दूसरे मुल्कों के खिलाफ प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसको कामयाब बनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बात ज़हन में रखें कि प्रोपेगेंडा सही भी हो सकता है और झूठ पर मबनी भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ये झूठ पर ही मबनी होता है और छोटी सी बात को बड़ा करके बयान करने का नाम प्रोपेगेंडा है। अब हम देखते हैं टेक्निक्स का कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले ये है कि आम फहम जुबान, सादा जुबान का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें एक पढ़ा लिखा शख्स और एक अनपढ़ शख्स बाआसानी उस बात को समझ सके। और दूसरी बात यह है, दूसरी टेक्निक ये है कि दोहराना, बात को बार बार रिपीट किया जाता है। एक आम तासर यह है कि अवाम का हाफजा चूंकि कमजोर है और बात को जल्दी भूल जाते हैं, लिहाजा एक ही बात को जब बार बार किया जाएगा तो उनके जहनों के अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। आप देखें ना कि जब हम बुलेटिन देखते हैं तो 9 बजे की खबरों में भी वही बात होती है, 10 बजे की खबरों में भी, 11 बजे की खबरों में भी, इवन के सुबह जब हम नेक्स्ट डे उन खबरों को सुनते हैं तब भी हमें एक आध ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि जो हमने कल भी सुनी होती है। इसका ये मत कई दफा ऐसे होता है कि हफ्ता हफ्ता, डेढ़ हफ्ता एक ही बात को बार बार मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बयान किया जाता है। इस वजह से फिर ये बात करने का जो अंदाज है ये प्रोपेगेंडा की एक कामयाब टेक्निक है ताकि अवाम के ज़हनों में बात अच्छे तरीके से पैवस्त हो जाए। टेक्निक्स में तीसरे नंबर पे जो टेक्निक है वो ड्रामाई अंदाज है कि किस तरह से तफरी में लोगों को अपना मौका पेश किया जाए ताकि लोग आसानी उसको समझ सके। ये एंटरटेनमेंट के चैनल है, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की डमी बनाई है, कभी प्रेसिडेंट की, कभी चीफ मिनिस्टर की, कभी गवर्नर की या किसी वजीर की। इसका क्या मतलब है कि लोग एंटरटेन भी कर लें और उनको हम अपना मौकफ भी पेश कर लें, हुकूमत की पॉलिसी भी उनके सामने रख लें। इसी तरह हम देखें तो एक बंदा है वो ड्यू की बोतल पी रहा है और वो चढ़ रहा है पहाड़ी के ऊपर, चढ़ता जा रहा है और साथ कह रहा है कि ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। इससे मुराद ये है कि इतना मौसर वो अंदाज इख्तियार कर रहा है और ये इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये सारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हालांकि एनर्जी के साथ इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अब एक दफा एक जगह पे आप एक दूध का गिलास रखें, दूसरी जगह पे आप ड्यू का गिलास रखें, तो जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर लिया गया है इस ड्यू के बारे में या कोक के बारे में या पेप्सी के बारे में, तो हर बंदे की कोशिश होगी कि दूध के गिलास को छोड़ के
ड्यू को पिया जाए। क्यों? क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना हुआ है और वो क्या समझता ये है कि ये एनर्जी ड्रिंक है, अगर इसको पीऊंगा तो मेरे अंदर ताकत आ जाएगी और मैं पहाड़ को आसानी चढ़ सकूंगा। तो ये अंदाज इख्तियार किया रहता है। इससे अगला स्टेप उलझाना, लोगों को, अवाम को मुख्तलिफ इश्यूज़ के अंदर उलझा के रखना, ये भी एक कामयाब तरीका है प्रोपेगेंडा को मौसर बनाने के लिए। आप देख लें पाकिस्तान के हालिया 10 सालों को आप निकाल के देखें, हमें पता चलेगा कि हर इशू पिछले इशू से बड़ा लगता है। हमें होता है यार ये अब जो इशू आया ये उससे बड़ा है, पिछला तो कुछ भी नहीं था। तो ये लोगों को उलझा के रखना, ऐसी पॉलिसियां लेके आना, इस तरह के अंदाज इख्तियार कर लेना या ऐसे मामलात कर लेना। फॉर एग्जांपल कई हुकूमतें अपने मुल्कों के अंदर ही बम धमाके करवा देती है ताकि लोगों का जहन उलझ जाए। एक कोई भी हुकूमत अगर कोई तहरीक चलाने लगती है, एहतजाज करने लगती है या धरना करने लगती है तो उसके दौरान ही कोई बम धमाका करवा दिया ताकि लोग उलझ जाएं, उनकी जो तवज्जो है वो हट जाए। पहले इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये वाला तरीका भी इख्तियार किया जाता है। आगे फिर दिलकश स्लोगन देना, एक अल्फाज का गोरख धंधा इस तरह से इस्तेमाल करना कि अगला बंदा उसके अंदर बह जाए, जज्बाती हो जाए। मसलन फॉर एग्जांपल कभी नारा लगा था एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, रोटी कपड़ा मकान। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नारा लगाया कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, ये निज़ाम हम लेके आना चाहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है उसने कहा कि हम रियासत मदीना की बुनियाद रख रहे हैं। कभी जापान ने नारा लगाया कि एशिया सिर्फ एशियन का है। और इसी तरह जंग अजीम दोम के अंदर जमहूरियत की बका की जंग का नारा लगाया गया। ऐसे दिलकश अट्रैक्टिव स्लोगन दिए जाते हैं कि जो प्रोपेगेंडा में बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख लें इन नारों का, रियासत मदीना का, रोटी कपड़ा मकान का, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का दूर दूर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता और इनके ऊपर बिल्कुल भी अमल पैरा नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ऐसे स्लोगन जो हैं वो पेश किए रहते हैं अवाम के सामने। ये भी प्रोपेगेंडे का एक तरीका है। आगे अगर हम देखें प्रोपेगेंडा का तरीका तो इसमें वक्त और मौका, इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है कि एक जब हॉट इशू चल रहा हो तो हॉट इशू के अंदर कोई ऐसी बात लेके आ जाते हैं कि लोग उसको फिर मनोमान तस्लीम कर लेते हैं। जिस तरह इंडिया है, इंडिया ने आए दिन तालिबान के ऊपर अटैक करना होता है, बातों बातों से प्रोपेगेंडा इतना इंडियन मीडिया तालिबान के खिलाफ करता है और पाकिस्तान के खिलाफ करता है कि लोग ये समझते हैं कि शायद इनके मुल्क की कोई अपनी खबर ही नहीं है। और वक्त और ज़रूरत और मौके को मद्देनजर रखते हुए ऐसे बयानात जारी किए जाते हैं ताकि लोगों के जहनों को मुंतशिर किया जा सके। फिर इसके बाद ब्रेन वॉशिंग आ जाता है, किस तरह से लोगों के माइंड सेटअप को चेंज किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। कभी मुफ्ती बाहनी ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लोगों को ब्रेन वॉश किया और उनको कहा कि मगरबी पाकिस्तान हमारा हक खा रहा है, हमारी पाकिस्तान की फसल जो है ये सारा जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है इस्लामाबाद की सड़कों पर लग जाता है। अगली जो नहायत अहम एक टेक्निक है वो अफवाह है कि अफवाह किस तरह से फैलाई जाती है, एक आम बात को किस तरह से फैला दिया जाता है। और जासूसी में भी ये एक बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया जाता है। शक इंसान की फितरत है और इसी फितरत को मद्देनजर रखते हुए, इसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए अफवाह के तरीकाकार को अमल में लाया जाता है। इस तरीकाकार से मुतल्लक लोगों के अंदर बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत, खौफ और फिर इस तरह से एक अजब से उनके अंदर उलझन, नफरत, तासुब पैदा किया जाता है ताकि वो अपने मुल्क के खिलाफ ही होना शुरू हो जाएं। और ये बड़ा मौसर हथियार है। राई का पहाड़ और सुई का भाला बनाना ये सिर्फ जाहलों की आदत नहीं है, ये पढ़े लिखे इंसानों के अंदर भी आदत है। तो छोटी सी बात को इतना उछाल देना, फैला देना कि लोग उसको अच्छा समझने लगे, सच समझने लगे, इस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं। ये भी एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा से बचाव किस तरह से मुमकिन है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें जज्बाती अपीलों में नहीं आना चाहिए। बड़ी जज्बाती अपीलें होती हैं हमारे दरमियान, लेकिन हमें उनमें नहीं आना चाहिए। फिर अगर कोई हमारे दरमियान को बात करता है या कोई बात हमारे तक पहुंचती है तो उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। आप देखिए मीनार पाकिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ रिसेंटली 2-3 महीने पहले, और उसने इतना मुल्क को बदनाम किया, लेकिन अब वो रियलाइज़ हो चुका है क्या निकला उसके पीछे। उसके पीछे एक पूरी प्लांटेड फिल्म थी, एक स्टोरी थी जिसने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया और वो काफ़ी उसमें ख़राबी पैदा हुई। तो ये बात है कि पहले हमें उसको सच की कसवट्टी पर रखते हुए उसकी तस्दीक करनी चाहिए। इसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट एक इसके बचाव के लिए हथियार है वो है तालीम। तालीम इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है। तालीम
इंसान को शऊर देती है। तो तालीम याफ्ता शख्स में और अनपढ़ में बड़ा फ़र्क है, ये कुरान पाक के इरशाद है। तो बात ये है कि जब तालीम जितनी ज़्यादा होगी हम प्रोपेगंडे का उतना ही कम शिकार होंगे। इससे नेक्स्ट फिर ये है कि जो प्रोपेगंडा कर रहा है पहले उसका एजेंडा देखें, पहले उसका एक मोटो देखें कि इसके पीछे कौन है, इसके बैक पे कौन है और इसका एजेंडा क्या है, इसको फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से इसको इमदाद आ रही है। तो ये चीज़ फिर अगला पॉइंट ये है कि हुकूमतों को इस बारे में ख्याल करना चाहिए और हुकूमतों को इस बारे में रोल प्ले करना चाहिए कि वो ऐसे अनासर के जो प्रोपेगंडा फैलाने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं उनके ऊपर वो पाबंदी लगाएं और इससे फिर प्रोपेगंडा के ऐसे मौसर और मुहलक हथियार से हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। सच के सफ़र में हमारा साथ दिया, आपका शुक्रिया।